ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यूनिट क्या होता है? यूनिट नंबर 5, साइकेट्रिक इमरजेंसी एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। सो अकॉर्डिंग टू अवर आईएमसी सिलेबस, इन लोग ने साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या क्या होगा, लाइक अटेम्प्टेड सुसाइड, वायलेंस, अग्रेसिव बिहेवियर दिया है। देन मॉल अडेप्टिव बिहेवियर क्या होगा, क्राइसिस एंड टाइप्स ऑफ क्राइसिस, ग्रीफ। ये 4 हेडिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिक इमरजेंसी, क्राइसिस, ग्रीफ, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है। ये 4 टॉपिक कंपलसरी, आपको ये 4 से ये क्वेश्चन आएगा बच्चों। उसका बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगी। साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होता है? पेशेंट हैज डिस्टर्बेंस इन द थॉट, मूड एंड अफेक्ट, साइकोमोटर एक्टिविटी। सोचना में, काम करना में, समझना में दिक्कत होगा। वही दिक्कत के बाद सेल्फ को भी डिस्टर्ब होगा, एनवायरमेंट को भी डिस्टर्ब होगा। उसका नाम बोलता है साइकेट्रिक इमरजेंसी। इतना क्लासिफिकेशंस हम लोग बोल सकते हैं। इतना सिचुएशन में पेशेंट्स आ रहे हैं ना, हमको तुरंत ट्रीटमेंट देना है, असेस करके ट्रीटमेंट देना है। पेशेंट को मतलब हम लोग सेटल करके रखना है ऑब्जर्वेशन फेज में। समझ में आया ना? इसका बारे में हम आगे आगे पीपीटी में पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट क्या होता है, दैट इज सुसाइड। सुसाइड और सुसाइडल थ्रेट, इट मीन्स अ टाइप ऑफ डेलिबरेट सेल्फ हार्म एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटेंशनल ह्यूमन एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ। मतलब पर्पसफुली वही पेशेंट्स खुद से मरेगा विथ हैंगिंग। समझ में आया ना? इनको कॉन्शियस भी होगा बट इनको अवेयरनेस नहीं होगा। सुसाइड करने के वाला पेशेंट्स को, पीपल को अवेयरनेस नहीं होगा वेदर हम सही कर रहे गलत कर रहे। बट इन लोग का काम सुसाइड के ऊपर ही प्लान करेगा। उसके अंदर दे हैव गिवन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर सुसाइड को स्टिमुलेट करता है। समझ में आ गया ना? अभी हम जनरली सुसाइड पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चों। सुसाइड के साथ क्या क्या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं और क्या क्या साइकेट्रिक डिसऑर्डर स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इन लोग क्या बोल रहे हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया। डिप्रेशन में सबको पता ही है ना, मतलब लाइक सिवियर डिप्रेशन का 3 सिम्टम होता है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। ये तीनों स्टेज में पेशेंट जा रहे हैं, मतलब उनको बोल सकते डिप्रेशन बोल सकते हैं। सीजोफ्रेनिया में डिलीशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का वजह से भी सुसाइड के लिए जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सब्सटेंस अब्यूज सबको मालूम है, सपोज सब्सटेंस विथड्रॉवल फेज में है और लॉन्ग लास्टिंग फेज में है ना, उसमें भी आएगा। देन डेलेरियम डिमेंशिया और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये पूरा कंडीशन सुसाइड तक लेके जाता है। नेक्स्ट फिजिकल डिसऑर्डर्स में सबको पता है, क्रॉनिक फिजिकल डिसऑर्डर्स, मेडिकल डिसऑर्डर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, एचआईवी, एड्स और एसटीडी डिजीज हो गया, that will be the कारण। एंड कैंसर पेशेंट those who are receiving like हीमोथेरेपी, समझ में आ गया ना? यानी क्रॉनिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, डेफिनेटली उनका थोड़ा मूड एंड अफेक्ट डिस्टर्ब होता है, पर्सनालिटी डिफेक्ट होता है। दैट इज द प्रॉब्लम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइको मतलब रिपीटेड फेलियर है। समझ में आया? बच्चों से, स्कूल लाइफ से, कॉलेज में और प्रोफेशनल लाइफ में रिपीटेड फेलियर है। यानी फैमिली रिलेटेड और डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम है। समझ में आया? हमारा बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं कर रहे, डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम और पुअर पॉवर्टी, ये पूरा कारण। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये एक स्टेज में ये प्रॉब्लम आ रहा है, 6 मंथ 3 मंथ प्रॉब्लम आ रहा है ना, सुसाइड नहीं जाएगा। लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम है, फ्रॉम शुरू से प्रॉब्लम है, बच्चों पीरियड से प्रॉब्लम है ना, डेफिनेटली दिस विल लीड टू सुसाइड। दिस आर दी सम ऑफ द फैक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या रिस्क फैक्टर होगा, हो सकता है, ऑल दिस फैक्टर्स सुसाइड तक लेके जा सकता है। फर्स्ट थिंग इज एज। इन लोग क्या बोल रहे हैं, एज मेल में अबव 40 years ऑफ द एज और रिस्क फॉर अटेम्प्टिंग सुसाइड। फीमेल में क्या बोल रहे हैं, 55 years, अबव 55 years में मतलब रिस्क फॉर सुसाइड। जेंडर में वेरी कॉमन, मेन को ग्रेट रिस्क फैक्टर बोल रहे हैं। एंड सुसाइड इज 3 times मोर कॉमन इन वुमन। इसका मीनिंग है जेंडर में मेल और वेरी रिस्क फॉर अटेम्प्टिंग सुसाइड और कंप्लीटिंग द सुसाइड। समझ में आ गया? ये पूरा एज पर एविडेंस में बता रहे हो बच्चों। द वुमन हैव द हायर रेट ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। इसका मीनिंग है वुमन अटेम्प्ट करेगा, बट मतलब इन लोग मरेगा नहीं मरेगा हम लोग नहीं बोल सकते, बट दे विल ट्राई टू डाई, दे विल ट्राई टू अटेम्प्ट दी सुसाइड। उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग लाइक बीइंग अनमैरिड वुमन हो गया, डिवोर्स, सेपरेटेड। इधर देखो वुमन इन द सेंस लाइक अनमैरिड, डिवोर्स, विडो और सेपरेटेड एंड हैविंग ए डेफिनेट सुसाइडल प्लान। सुसाइडल प्लान क्या होता है, इन लोग हमेशा सुसाइड का बारे में बात करता है। समझ आ रहा है ना बच्चों? मतलब सुसाइड करना है मतलब क्या क्या होगा, मैं सपोज मर जा रहे मतलब क्या होगा, मम्मी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ इन लोग ऐसा ही बात करता है। एंड दे विल डू द एक्टिविटीज ऑल्सो। सपोज एक पेशेंट्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ एनी लैंड और वट एवर इट मे बी, इन लोग तुरंत 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 सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फैमिली में सबको शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
एंड दे विल राइट ए लेटर, दे विल कीप कॉन्फिडेंशियल. ये पूरा सिम्टम्स ऑफ सुसाइड होता है. समझ में आ रहा है ना? देन हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट और एनी रीसेंट लॉस हो गया, सपोज बिजनेसमैन है और एनी फ्यूचर प्लान लॉस हो गया, फेलियर हो गया, ये पूरा रिस्क फैक्टर्स फॉर सुसाइड होता है बच्चों. सो नेक्स्ट हम देखते हैं लाइक व्हाट आर दी अदर कॉजेस. क्लियर? साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है. सो लाइक क्या क्या होगा, मेजर डिप्रेशन में पेशेंट को क्या सिम्टम्स होता है, मैंने बताया ना, सैडनेस, होपलेसनेस, गिल्ट, वर्थलेसनेस. ये पूरा सिम्टम डेफिनेटली पेशेंट्स को क्या करेगा, लाइक they will change or they will lead into suicide. So next क्या बोल रहे हैं, schizophrenia. So schizophrenia का major 3 symptoms होता है, that is hallucination, illusion, delusion, depression and poor judgment. So इसी कारण का वजह से suicide तक लेके जा सकता है. hallucination क्या होता है बच्चों, misinterpretation without external stimuli. illusion क्या होता है, misinterpretation with the external stimuli. So ये symptoms का वजह से patient suicide तक लेके जाएगा. सो इधर क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल सुसाइड रिस्क क्या बोल रहे हैं, यंग पेशेंट्स विद डिप्रेशन हैव द हायर रिस्क. सो डिप्रेशन को एज लिमिट मैंने पहला बताया ना, सो दैट इज वन थिंग. एंड मेनिया, मेनिया में डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी और ग्रैंडियोस आइडियाज एंड ओवर कॉन्फिडेंट होता है, अरे मेरे को मैं कर पाएगा, मेरे को पाएगा. समझ में आ रहा है? सो ऑल द सिम्टम्स डेफिनेटली लीड इनटू सुसाइडल प्रॉब्लम और सुसाइडल टेंडेंसी. सो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज. सो ड्रग सब्सटेंस अब्यूज में 3-4 फेजेस होता है. फर्स्ट थिंग इज व्हाट, सब्सटेंस इंड्यूस्ड. some substance, first is intoxication, substance induced, substance withdrawal. So in this phase में इन लोग क्लासिफाई किया है, सपोज पेशेंट्स को विथड्रॉवल सिम्टम है, पेशेंट सब्सटेंस को विथड्रॉ कर लिया है. समझ में आ रहा है? सो दैट केस इट विल लीड इनटू सुसाइड, डिप्रेशन, लोनलीनेस. वही पेशेंट्स फील करता है ना, हमको रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, हमारा ऊपर देखने के लिए कोई नहीं है, गिल्ट फीलिंग होता है ना. सो इन दैट स्टेज पेशेंट सुसाइड तक लेके जाएगा. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सबको पता है ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या क्या टाइप्स होता है, पैरानॉइड, हिस्ट्रियोनिक, ये सब. So here also they are telling about emotional instability. पेशेंट्स मतलब सामने कुछ बात करेगा, पीछे कुछ बात करेगा, इनको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगा. नेक्स्ट इज इम्पल्सिव बिहेवियर. इम्पल्सिवली इन लोग काम कर रहे, करना है, अभी करना है, वेदर ये सच है गलत है और वेदर इट इज नीडेड नॉट नीडेड कुछ भी नहीं सोचता है बच्चों. So because of this behavior also, like it will lead into suicide. Unstable relationship. एक दिन like for example suppose ये मेल पर्सन है, क्लियर, मेल पर्सन मतलब 5 years एक पर्सन के साथ फ्रेंडशिप होगा, इधर मेल टू मेल और वट एवर रिलेशनशिप होगा, सडनली वही विथड्रॉ करेगा. समझ में आ रहा है? सपोज एक दो फ्रेंड्स है, फ्रेंड में लाइक ए एंड बी फ्रेंड है, बी सुसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब ये बी क्या करेगा, ए के साथ सडनली ड्रॉप आउट करेगा. So all this behavior indication of suicide. So next क्या होता है, organic disorder और organic condition. So organic मतलब brain related, anatomy related, इसमें delirium, dementia, degenerative disorders होता है ना. So उसमें symptoms क्या आएगा, it is everything is related to cognitive function, memory, confusion, memory loss will be there, anxiety, depression. समझ में आ रहा है ना? ये पूरा सिम्टम डेफिनेटली सुसाइड को इन्फ्लुएंस करेगा, बिकॉज हम लोग सोच नहीं कर पाएगा वेदर हम सही कर रहे गलत कर रहे. सो इसी वजह से सुसाइड तक लेके जाता है. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू हाउ वी कैन मैनेज एज ए नर्सिंग, एज ए प्रोफेशनल हम लोग क्या क्या कर सकते. फर्स्ट वी शुड हैव अवेयर अबाउट सर्टेन सम सुसाइडल थ्रेट क्या है, इन लोग ने क्या क्या बात किया, क्या क्या परफॉर्म किया. सपोज लाइक पर्सन भी सुसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब वेदर ये पूरा सिम्टम्स प्रेजेंट है नहीं, हम चेक करना है सुसाइडल थ्रेट इज प्रेजेंट और नॉट. लाइक एनी लेटर्स लिख रहे, कुछ हैप्पीनेस का बारे में और सैडनेस का बारे में लेटर लिख रहे, लेटर वगैरह पोस्टल कर रहे और बैग में हाइड कर रहे, उसका बारे में हम लोग ऑब्जर्व करना है. गिविंग अवे लाइक ट्रस्टेड आर्टिकल्स, इसलिए मैंने बोला है ना, कुछ एनी लाइक पर्सनल आइटम्स और पर्सनल प्रॉपर्टी है उन लोग सडनली सेल कर रहे, सडनली फैमिली मेंबर्स को शेयर करके दे रहे ना, ये पूरा इंडिकेशन ऑफ सुसाइड. विथ पर्पस कर रहे ना, नो प्रॉब्लम, बट एक दिक्कत का टाइम पे हम पेशेंस करता है ना, सो दैट एंड ऑल हम मॉनिटर करना है. क्लोजिंग लाइक दैट, सबको पता है ना, सोशल सिक्योरिटी और सिविल सिक्योरिटी अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये पूरा सडनली क्लोज कर रहे, विथड्रॉ कर रहे. सो ऑल द सिम्टम्स और इंडिकेशन फॉर सुसाइड. अपार्ट फ्रॉम दैट अपीयरिंग पीसफुल एंड हैप्पी आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ डिप्रेशन. सो सुसाइड इन द सेंस सडनली ये प्लान नहीं आएगा बच्चों. इन लोग पुराना फॉर एग्जाम्पल 6 month 1 year और मेनी ईयर्स लाइक 5 year 2 year इन लोग एक फेज में होगा, उसका नाम बोलता है डिप्रेशन.
सो बिकॉज ऑफ दैट इनको सुसाइड तक लेके जा सकता है. नेक्स्ट इज एनकरेज द वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ सुसाइडल आइडियाज एज वेल एज हिज और हर फियर अबाउट डिप्रेसिव थॉट्स. मन में अंदर क्या रखा है, किसके ऊपर ज्यादा सोच रहे हो, मतलब फ्यूचर प्लान क्या है, फैमिली के साथ कैसा बात करना है, समझ में आ रहा है ना. इनको टाइम देना चाहिए बात करने के लिए, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और किसके साथ इनको ज्यादा पसंद है उनके साथ बात करने के लिए पहले चांस देना चाहिए. Next is encourage the self-esteem of the patient by focusing the strength and weakness. So weakness को छोड़ के strength क्या है, वही particular patient को strength क्या है, whether ट्रैवल करना, बिजनेस करना और कुछ एनी लर्निंग एक्टिविटीज करना, समझ में आ रहे हैं ना. सो पेशेंट्स को क्या स्ट्रेंथ है उसके ऊपर हम एनकरेज कर सकते हैं, सो दैट डिप्रेशन का सिम्टम्स, सुसाइड का सिम्टम्स कम होगा. नेक्स्ट, मॉनिटरिंग द पेशेंट सेफ्टी नीड. सो सेफ्टी टेक्निक्स हम क्या क्या कर सकते हैं. सो लाइक सपोज पेशेंट सुसाइडल थ्रेट और सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तुरंत हम इमरजेंसी इधर टू द मेडिकल डिपार्टमेंट और साइकाट्रिक डिपार्टमेंट को हम लोग नोटिफिकेशन देना, लेके जाना है. और एनी सर्च फॉर टॉक्सिक एजेंट्स, एनी सब्सटेंस यूज किया. सो सुसाइड टेक्निक्स ऑफ सुसाइड सबको पता है ना, इधर हैंगिंग करेगा और कुछ सब्सटेंस वगैरह का आएगा. सो दैट एंड ऑल वी हैव टू सर्च. वो घर के और रूम के अंदर और आसपास में और फ्रेंड्स के साथ कुछ बात किया, कुछ परचेस किया, वो पूरा चेक करना है. पेशेंट्स हम लाइक अलोनली छोड़ नहीं सकते. एनी टॉक्सिक सब्सटेंस घर के अंदर रखा है, वार्ड के अंदर, रूम के अंदर और पर्सनल स्पेस में रखा है, मतलब पूरा हम ऑब्जर्व करके लेना है. समझ में आ गया. रिमूव द शार्प आइटम. सो मैक्सिमम साइकेट्रिक वार्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पता ही है ना. ऑल द शार्प आइटम्स नहीं होगा, फिजिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, ऑल द लाइट, फैन, स्विच बोर्ड और इलेक्ट्रिकल आइटम्स का कनेक्टिविटी पूरा ऊपर होता है. सो सेफ्टी एनवायरनमेंट हम लोग देना चाहिए. सेफ्टी इन द सेंस इनको कॉन्फिडेंस देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, फैमिली से अच्छे से बात करना है. वट एवर द आइटम सुसाइड के लिए हेल्प करेगा, प्रोमोट करेगा, वो पूरा हम निकाल के रखना है. ठीक ना बच्चों. सो नेक्स्ट इज व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड इन द वार्ड. सपोज पेशेंट में एक वार्ड में एक पेशेंट है, पेशेंट विद सुसाइडल सिम्टम्स और सुसाइडल थॉट है, वही कैसा हैंडल करेगा, दैट वी विल सी. फर्स्ट थिंग सबको मालूम है, बेसिक असेसमेंट कहाँ से शुरू होता है, वाइटल साइंस. वाइटल साइंस मॉनिटर करना एंड ABC, CBA, एयरवे, सर्कुलेशन और ब्रीथिंग, वही मॉनिटर करना. नेक्स्ट, इफ द पल्स इज वीक, we can go for IV fluid administration with doctor support, with doctor prescription. एंड लाइक एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए, वॉमिटिंग प्रिवेंट करने के लिए, एक्सेसिव सेक्रेशन प्रिवेंट करने के लिए साइडलाइन पोजीशन में मेंटेन करना, ये सबको पता ही, हम तो प्रोफेशनल्स है. एंड इमरजेंसी मेजर्स एनीथिंग इज नीडेड, वही हम स्टार्ट करना है. पेशेंट्स को इंजुरी नहीं होना है, ये पूरा इमरजेंसी टेक्निक हम वार्ड में मैनेज कर सकते. क्लियर. सो नेक्स्ट हम जाता है सेकेंड इमरजेंसी सिचुएशन क्या होगा, वायलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर और एक्साइटमेंट. सो ये तीनों का हम वर्बली भी बोल सकते हैं, फिजिकली भी बोल सकते हैं. सो मीनिंग क्या बोल रहे, सिवियर फॉर्म ऑफ अग्रेसिवनेस ड्यूरिंग दिस स्टेज. पेशेंट्स को क्या होगा, इरिटेबल होगा, अनकोऑपरेटिव होगा, डेल्यूशनल फ्यूचर्स एंड असॉल्टिव बिहेवियर होगा. इसका मीनिंग है पेशेंट्स को खुद से समझ में नहीं आएगा वेदर हम गलत से बात कर रहे हैं और अच्छा बात कर रहे हैं, हम क्या है, कौन है, खगा है, वही पूरा समझ में नहीं आएगा. सो इसलिए सेल्फ हार्म भी करेगा, एनवायरनमेंट को भी स्पॉइल करेगा, अब्यूज भी करेगा. सो दैट इज कॉल्ड वायलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर. बच्चों इसमें भी क्लासिफिकेशंस होता है, टाइप्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर, समझ में आ रहे हैं ना. सो वही पूरा आप लोग पढ़ाई करना है. सो उसका कारण क्या होगा, मेनली दे आर टेलिंग अबाउट ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में दिक्कत है, फ्रॉम CNS सिस्टम और डिजेनरेटिव प्रॉब्लम लाइक डेलीरियम, डिमेंशिया एंड वेर्निक्स-कोर्साकोस साइकोसिस. इसका मीनिंग क्या है, बिकॉज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम में बिकॉज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी के लिए सिम्टम्स बोलता है वेर्निक-कोर्साकोस साइकोसिस और सिम्टम्स. सो इसी कारण का वजह से भी पेशेंट्स वायलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर में जाएगा. सो अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें भी ग्रैंडियोसिटी होगा, इसमें भी ग्रैंडियोसिटी भी होगा. एंड एजिटेटेड डिप्रेशन इन द सेंस सबको पता ही है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिप्रेशन. सो इसमें भी डेल्यूशनल सिम्टम्स होगा, विथड्रॉवल फ्रॉम अल्कोहल एंड एपिलेप्टिक फेज. If it is a true epilepsy, no problem. Pseudo epilepsy है, false epilepsy है ना, definitely बच्चों साइकेट्रिक सिम्टम्स, सुसाइडल सिम्टम्स और लाइक वायलेशन और अग्रेसिव बिहेवियर का कारण मैक्सिमम ये पूरा होता है बच्चों. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो पेशेंट्स अग्रेसिव बिहेवियर, एक्साइटमेंट तक जा सकते हैं.
सो उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट है, टॉक टू द पेशेंट एंड व्हाट रेस्पॉन्स पेशेंट्स दे रहे, वही हम ऑब्जर्व करना है। साइकेट्रिक में विदाउट पेशेंट कंसर्न हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत नहीं दे सकते, अंदर मतलब अगल बगल में नहीं जा सकते। लाइक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हम लोग ऑब्जर्व करना है, बात करना है, देन विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन सेडेशन देना है। समझ में आ रहा है ना, पेशेंट्स को पहले सेडेट करो, उसके बाद कॉमन इमरजेंसी ड्रग्स होता है, सबको पता है व्हाट आर द सेडेटिव ड्रग्स, डायजेपम, हैलोपेरिडोल, क्लोप्रोमाजिन, वो पेशेंट्स के डोज के अकॉर्डिंग, हाइट वेट के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हैव ए लेस फर्नीचर इन द रूम, मैंने पहले बताया ना, एनी फसो इमरजेंसी रूम में और घर पे और लाइक वार्ड में एनी इमरजेंसी आइटम है, फर्नीचर है और पेशेंट्स का अगल बगल में कुछ आइटम्स है ना, वही पूरा हम लोग हटा सकते हैं। क्लियर, सो दैट पेशेंट्स को वही पूरा सामान अगेन एंड अगेन प्रोवोक करेगा ना, इसलिए पूरा हम निकालना है। Stay with the patient has hyperactivity increases to reduce the anxiety level. So patients के साथ definitely parents होना चाहिए और close relatives होना चाहिए। Patients तो गुस्सा करेगा, but फिर भी as a guardian और as a responsible person patient से हम लोग बात करना है। ये पूरा supervision behavior में होगा। Suppose sedation में manage नहीं कर पा रहे, बीच बीच में like बहुत गुस्सा कर रहा, abuse कर रहे ना, with legal formalities, with doctor consent हम लोग restraint डाल सकते हैं। सो रेस्टेंट दो एस्पेक्ट होता है, फिजिकल एस्पेक्ट एंड केमिकल एस्पेक्ट, दैट इज सेडेशन। सो नेक्स्ट हम जाता है पैनिक अटैक। अटैक क्या होता है, एक ही टाइम सिम्टम्स आएगा। सो लाइक एंजाइटी अलग है, पैनिक अटैक अलग है, बच्चों अच्छे से ध्यान देना है। एपिसोड्स ऑफ अक्यूट एंजाइटी एंड पैनिक बिहेवियर, मतलब एंजाइटी का सिम्टम्स और द पैनिक बिहेवियर दोनों एक ही साथ एक ही टाइम आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैनिक अटैक। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के लिए और कुछ काम के लिए, कुछ परफॉर्मेंस के लिए वही पर्टिकुलर पर्सन अच्छा से प्रिपरेशन वगैरह करेगा, बट ऑन द स्पॉट और वही वही काम के ऊपर सोच के सडन अटैक और सडन गिडीनेस, सडन फीलिंग आता है, दैट इज कॉल्ड पैनिक अटैक। अटैक इन द सेंस सबको पता है एक ही टाइम आता है। सो इसमें क्या क्या होगा, एपिसोड्स ऑफ एंजाइटी फ्यूचर्स एंड पैनिक फ्यूचर्स आएगा, समझ में आ रहे हैं ना। सो एज ए पार्ट ऑफ एदर न्यूरोटिक प्रॉब्लम और साइकोटिक प्रॉब्लम। सो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में टोटल कितना क्लासिफिकेशंस होता है बच्चों, यानी बच्चों कमेंट कर लो कितना होता है, एदर साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस इन द सेंस क्या होगा बच्चों, उसका कारण बाहर से आएगा, न्यूरोसिस इन द सेंस हमारा कंट्रोल से होता है। सो इसी वजह से भी पैनिक अटैक आ सकता है। क्लियर, सो नेक्स्ट व्हाट दे आर टेलिंग, patient will experience the palpitation, sweating, tremors. So वही अटैक, पैनिक अटैक आने के टाइम ये पूरा सिम्टम्स हम लोग फील कर सकते हैं। सपोज ये पूरा सिम्टम्स हम क्या सोच रहे हैं, मे बी लाइक एनी कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम और गिडीनेस होगा। सो हियर हम लोग अच्छे से मॉनिटर करना है, हम मेडिकल डिसऑर्डर अलग से कैटेगराइज करना, पैनिक अटैक, साइकेट्रिक डिसऑर्डर अलग से कैटेगराइज करना है। फीलिंग ऑफ चोकिंग होगा, समटाइम्स सूडो चेस्ट पेन होगा, नाजिया, abdominal पेन और abdominal डिस्ट्रेस, फियर ऑफ डाइंग, पेशेंट्स बोलेगा अरे मैं तो मर जाएगा, मेरे पे तो मर जाएगा, मेरा ऊपर कुछ है, मेरे को हैवी फीलिंग हो रहा है, हैवीनेस ऑफ चेस्ट हो रहा है। ये पूरा सिम्टम्स एक ही एपिसोड में शो करेगा और पर्टिकुलर सिचुएशन में शो करेगा, दैट इज कॉल्ड पैनिक अटैक। सो उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट देना है, फर्स्ट वी हैव टू गिव द रीअश्योरेंस, अरे आपके साथ हम हैं, समझ में आ रहा है ना, आप टेंशन मत लो, प्लीज इंक्रीज योर कॉन्फिडेंट लेवल, प्लीज हमसे बात कर लो, बी वेरी कॉन्फिडेंट, ऐसा करके हम लोग ट्रस्ट देना है। वी आर नियर विथ यू, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा, वी विल हेल्प यू, ऐसा करके हम लोग फर्स्ट वर्बली रीअश्योरेंस देना है। सो नेक्स्ट सर्च फॉर द कॉजेस, क्या कारण है, वेदर लाइक वर्कलोड हो गया, फैमिली बर्डन हो गया, और पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के ऊपर हो गया, और पेशेंट्स मन में फॉर लॉन्ग पीरियड किसके लिए काम किया है, क्या सोचा है, वही पूरा हम लोग फाइंड आउट करना चाहिए, देन वी कैन गो फॉर सेडेटिव ड्रग्स। क्लियर, सो ये तो लाइक पैनिक अटैक मतलब एक ही टाइम आता है, उसके बाद पेशेंट एंजाइटी में भी जा सकता है, मैनिया पेस में भी जा सकता है, बट पूरा हम लोग मॉनिटर करना ही चाहिए। So next is what catatonic stupor, catatonic stupor. So cata मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्टर्ब हो गया, टोनिक इन द सेंस मसल टोन होगा। सो हियर हमारा मोटर एक्टिविटी, मसल स्ट्रेंथ, मसल कोऑर्डिनेशन दोनों डिस्टर्ब होगा। सेम टाइम पेशेंट स्टूपर स्टेज तक, लाइक
परफॉर्मेंस में और बात करना में। देखो बच्चों इधर कितना मतलब कंपाउंड्स आ रहे हैं, मसल टोन आ गया, समझ में आ रहा है, एंड लाइक बोन स्ट्रेंथ आ गया, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल और पैटर्न आ गया, ये पूरा डिस्टर्ब होगा। सो क्लिनिकल सिंड्रोम, क्यों इधर क्लिनिकल सिंड्रोम बोल रहे हैं? बिकॉज सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, सब लोग विजिबल कर सकते हैं। क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ एकाइनेसिस म्यूटिज्म बट विथ रिलेटिव परसिवरेशन ऑफ कॉन्शियस और अवेयरनेस। पेशेंट्स को कॉन्शियस भी होगा, अवेयर भी होगा, अगल बगल में क्या चल रहा है, कौन बात कर रहा है, क्या है, वो पूरा समझ में आएगा, बट उनको परफॉर्मेंस में दिक्कत होगा। like either it may be a coordination, writing, walking, muscle strength, like what is that, holding, उसमें भी दिक्कत होगा, and बात करना में अच्छे से नहीं आएगा, muteness होगा। so all the symptoms is called as catatonic stupor। इसलिए मैंने बताया bone strength, muscle strength, communication और coordination में दिक्कत होगा। so ये कब आएगा? always associated with catatonic signs and symptoms, that is called catatonic withdrawal or catatonic stupor। सो एनी सपोज पेशेंट विथड्रॉवल फेज में है, सब्सटेंस विथड्रॉवल फेज में है ना, सो दैट टाइम यू कैन गेट ऑल दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स। सो अपार्ट फ्रॉम दैट सिम्टम्स क्या होगा? म्यूटिज्म, बात नहीं करेगा, नेगेटिविज्म, like they will have only the negative behavior taught and the performance। ambivalence, दो तरफ से आइडिया होगा, वेदर हम करना है नहीं करना है, गलत है, मतलब जजमेंट नहीं कर पाएगा, डिसीजन नहीं लेगा, वो उसका नाम बोलता है ambivalence और ambi tendency। echolalia, echo in the sense repeated, lalia in the sense like communication, words, phrases, वही मतलब बोलने वाला वर्ड्स ना बार 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 बोलता है। एकोप्रक्सिया, काम, सेम काम, पर्पसलेस एक्टिविटी रिपीटेडली करेगा। ऑल सिम्टम्स वी कैन सी इट इन द स्टूपर, बट पेशेंट्स को कॉन्शियस एंड अवेयरनेस होगा। क्लियर? सो मैनेजमेंट इन द सेंस, फर्स्ट हम लोग एबीसी और सीबीए मॉनिटर कर सकते हैं। If needed, we can go for IV fluids. Apart from that, assessment सबको मालूम है, लाइक क्या होता है बच्चों साइकेट्रिक में? असेसमेंट, हिस्ट्री कलेक्शन एंड एमएससी। उसके बाद आएगा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। कुछ भी आपको 5 मार्क 10 मार्क क्वेश्चंस असेसमेंट डायग्नोसिस का बारे में आ रहा है, आप लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज हिस्ट्री कलेक्शन, एमएससी और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बट कौन सा डिसऑर्डर के ऊपर है वही आप लोग कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एंड लाइक एनी इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड विद ब्लड, यू कैन गो फॉर ब्लड इन्वेस्टिगेशन। सो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा? फर्स्ट हम लोग पेशेंट मतलब ऑब्जर्व करना है, फिजिकल इंजुरी क्रिएट नहीं करना है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट? हिस्टेरिकल अटैक और हिस्टीरिया। हिस्टेरिकल अटैक और हिस्टीरिया, सो इट मे मिमिक abnormality of any function which is under the voluntary control। मतलब इन लोग एक्ट करता है, अरे आई एम द गॉड, समझ में आ रहा है, आई एम द गॉड। लाइक फॉर एग्जाम्पल हिस्टेरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मालूम है ना, एक ही सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी शो करता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा बट दे विल एक्ट लाइक ए गॉड, दे विल एक्ट लाइक मतलब मिस्टीरियस बिहेवियर शो करता है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज हिस्टेरिकल अटैक। अटैक इन द सेंस एक ही टाइम शो करेगा, समझ में आ रहा है। सो फर्स्ट क्या होता है? हिस्टेरी, उसके अंदर क्लासिफिकेशन इन लोग ने दिया है, दैट इज हिस्टेरिकल फिट्स। Fits in the sense it may be caused due to psychological factor, stress or emotional problems, not by the epilepsy। बच्चों अच्छे से ध्यान देना बच्चों, ये पूरा सूडो रिलेटेड मतलब फॉल्स सिम्टम्स होगा। पेशेंट्स को रियली एपिलेप्सी आ रहे हैं ना, डेफिनेटली एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल चेंजेस और एनी लैब इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकली सिग्निफिकेंस और चेंजेस होगा। बट हिस्टेरिकल इन द सेंस ड्यू टू साइकोलॉजिकल बर्डन, इमोशनल प्रॉब्लम, स्ट्रेस का वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिकल फिट्स, हिस्टेरिकल एपिलेप्सी। नेक्स्ट हिस्टेरिकल अटैक्स, या ये इन द सेंस क्या होता है बच्चों? अफेक्ट, एब्सेंस, एब्सेंस होगा। अटैक्स या इन द सेंस क्या बोल रहे इधर? डिफिकल्टी इन द वॉकिंग, बैलेंसिंग विदाउट एनी फिजिकल और एनी नर्व डिसीज। मतलब अनाटॉमिकली कुछ डैमेज डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बट कोऑर्डिनेशन में, वॉकिंग में, बैलेंस में डिस्टर्ब होगा। ये पूरा सूडो फीचर्स होगा ड्यू टू साइकोलॉजिकल और ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम। समझ में आ रही? इसके लिए सर्जरी वगैरह नहीं कर पाएगा, हम मॉनिटर करना है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिकेशन देना है। हिस्टेरिकल पैराप्लीजिया, पैराप्लीजिया सबको पता है। सो बोथ लेग्स वी कैन नॉट यूज ड्यू टू साइकोलॉजिकल बर्डन। बच्चों देखो, लाइक फिजियोलॉजिकली अनाटॉमिकली कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते, फील कर सकते, बट साइकोलॉजिकली इनको प्रॉब्लम है ना, ये ऑब्जर्व करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, फील करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए when we are studying the psychiatry हम थोड़ा टाइम लेके समझ के पढ़ाई करना है।
So hysterical attack, hysterical fits, ataxia, paraplegia, whatever it may be, क्यों आ रहा है? ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू इमोशनल इम्बैलेंस, ड्यू टू फेलियर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ड्यू टू पुअर पर्सनालिटी इफेक्ट. सो इसी वजह से भी ये पूरा सिम्टम्स आएगा. क्लियर कि पेशेंस मतलब मैं क्या बोलना है, मतलब पर्टिकुलर जगह पे इन लोग एक्ट करेगा विथ, मतलब दे विल विन बट वी विल बी द लूजर्स. सो उसका मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द जेनी, मतलब वेदर इट इज ए मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम और साइकेट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम, उसका कारण क्या है वही फाइंड आउट करना है. It may cause panic among the relatives and explain to the relatives about psychology nature. इसलिए मैं बोल रही हूँ whether ये true problem है और pseudo problem है, इसके लिए क्या करना है, whether counseling चाहिए, उसका कारण find out करना है, और पेशेंट्स को क्या क्या फेलियर है वही आइडेंटिफाई करके वही सॉर्ट आउट करना है. हेल्प्स द पेशेंट टू रियलाइज द व्हाट इज द ट्रू रियलिटी ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द एग्जैक्ट सिम्टम, एंड हेल्प हिम टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव वे. सपोज पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बर्डन है, वही क्रॉस करने के लिए हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं. इधर इन द एस्पेक्ट फैमिली को हम सपोर्ट देना है, एनजीओस को रेफर करना है, इनको जॉब नहीं मिल रहा है उसके लिए हम अरेंज कर सकते हैं, एग्जाम में फेलियर हो गया उसका अदर ऑल्टरनेटिव हम लोग सर्च कर सकते हैं. सो हिस्टेरिकल फिट्स इन द सेंस इट इज ए सूडो शीजर. समझ में आ रहा है, ड्यू टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बर्डन के वजह से आता है. So next we are moving on to transient situational disturbance, characterized by disturbance in feelings, behavior ड्यू टू ओवरवेलमिंग ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई. हम लोग मतलब ज्यादा हैप्पीनेस हो गया, ज्यादा बर्डन ले लिया है, ज्यादा सोच रहे हो, क्लियर, ज्यादा गुस्सा मूड में है, ज्यादा सैड मूड में है, ये पूरा हमको अफेक्ट करेगा. दैट इज कॉल्ड ट्रांसिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस. एक सिचुएशन, एक कारण के ऊपर हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं, उसके ऊपर ही हमारा कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, हमको डाइवर्ट नहीं कर पा रहे. सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस. पर्टिकुलर कारण के ऊपर हम लोग हमेशा कोशिश करता है, सोचता है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू गिव द रीअश्योरेंस वेदर ये माइनर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा, सॉर्ट आउट कर पाएगा, उसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है वही पूरा एज ए प्रोफेशनल हम फैमिली से बात करके इनको रीअश्योरेंस सपोर्ट देना है. माइल्ड सेडेशन, सपोज पेशेंट्स को स्लीप नहीं आ रहे ना, हम लोग विद द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सेडेशन देना है. लाइक वेंटिल फर्स्ट ये पूरा सॉर्ट आउट करने के लिए फर्स्ट हमारा पास कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइकेट्रिक में कितना भी आप पढ़ाई कर लो, इंटरवेंशन पढ़ाई कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन. वेदर पेशेंट गुस्सा मूड में है, हम लोग फर्स्ट सेफ गार्ड करना, सेफ्टी सोचना चाहिए, पेशेंट्स को सेफ्टी एंड लाइक पब्लिक और केयरटेकर को सेफ्टी. सपोज पेशेंट डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर और स्ट्रेस में है, वी हैव टू गिव टाइम टू टॉक. बात करने के लिए टाइम देना चाहिए, सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए. ऑल दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस. सो नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, डेलीरियम ट्रेमर. सो डेलीरियम क्या होता है एक्चुअली, सो हम लोग हमेशा पढ़ाई करता है ना डेलीरियम एंड डिमेंशिया. डिमेंशिया क्या होगा, मेमोरी लॉस होगा ड्यू टू डीजनरेशन, ओल्ड एज प्रॉब्लम और ड्यू टू all the old age factors. delirium क्या होता है, like resulting from the withdrawal of alcohol, मतलब पेशेंट्स को क्लाउडी ऑफ कॉन्शियस होगा, मतलब कॉन्शियस में डिस्टर्ब होगा, विजन में डिस्टर्ब होगा, थोड़ा क्लाउडी ऑफ कॉन्शियस होगा ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज. ये पूरा सिम्टम हम लोग अल्कोहल में देख सकते हैं. सपोज पेशेंट अल्कोहल लिटिल बाय लिटिल कम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, सडनली विथ होल्ड किया, सडनली विथड्रॉ किया ना, वी कैन सी ऑल दिस टाइप ऑफ ट्रेमर्स. Delirium tremor, na, we can see the physical symptom of shivering, we can see the clouding of consciousness also. Management in the sense patients को quiet and safety environment में रखना है. पेशेंट्स का वार्ड में, अगल बगल में, एनवायरमेंट में शार्प आइटम्स और लाइक एनी हेवी आइटम्स, इंजरी आइटम्स नहीं होना चाहिए. पेशेंट्स को क्वाइट एंड काम साइलेंस एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेडेशन इनको जरूरी है, पेशेंट्स को नींद नहीं आ रहा है, पेशेंट डिप्रेसिव फेस में जा रहा है, पेशेंट अग्रेसिव में ना, वी कैन व्हाट इज दैट सेडेशन, ऑल दोस थिंग्स. एंड लाइक डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए वी कैन गो फॉर आईवी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्ट्रेशन. सो उसके लिए हम मॉनिटर करना है. ये तो शॉर्ट फेस में ये प्रॉब्लम है ना, हम लोग इन पेशेंट और ओपी में मतलब विद ड्रग्स और आईवी फ्लूइड्स मॉनिटर कर सकते हैं. बट इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना, पेशेंट्स को काउंसलिंग चाहिए. समझ में आ रहा है ना, पेशेंट्स को रियलाइजेशन हम लोग क्रिएट करना है. वेदर पेशेंट्स मतलब 100% रियलाइज किया नहीं किया, फ्यूचर प्लान क्या है, वेदर 6 मंथ के बाद सब्सटेंस अब्यूज शुरू करेगा नहीं करेगा, वही पूरा हम क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए, तो सुपरविजन भी होना चाहिए. सो दिस इज वन पार्ट. So next we are moving on to epileptic
क्या होता है बच्चों? एपिलेप्टिक फ्योर. इट मीन्स दैट फॉलोइंग द एपिलेप्टिक अटैक पेशेंट्स बिहेव इन ए स्ट्रेंज मैनर, बिकम वेरी एक्साइटेड एंड मतलब एपिलेप्सी तो आ गया, फिट्स तो आ गया, उसका नेक्स्ट स्टेज होता है ना, पेशेंट उसमें गुस्सा करेगा, अग्रेसिव करेगा, वायलेंट करेगा. नॉर्मल लाइक व्हाट इज दैट बायोलॉजिकल रिलेटेड सीजर और फिट्स में क्या होगा? आफ्टर सीजर सिम्टम्स, स्टेजेस ऑफ सीजर आपको मालूम है ना. सो उसके बाद पेशेंट्स तो सेटल होगा, पेशेंट्स नॉर्मल बिहेवियर और पेशेंट्स तो कॉन्शियस में होगा. बट सूडो सीजर में क्या होगा? पेशेंट्स विल बी वेरी वायलेंट, बहुत गुस्सा करता है, अग्रेसिव करता है, उधर उधर घूमता है, बात करता है. सो दैट इज कॉल्ड एपिलेप्टिक फोर. ये पूरा इमरजेंसी साइकेट्रिक इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग लेके आ गया. क्लियर? सो कैसा मैनेज करना? सेडेशन. ये पेशेंट्स बहुत गुस्सा कर रहे, अग्रेसिव कर रहे ना, फर्स्ट थिंग इज सेडेशन. नेक्स्ट, इफ इट इज रिलेटेड टू साइकोसिस ना, एंटी साइकोटिक ड्रग हैलोप्रिडोल हम लोग एडमिट करना चाहिए, एडमिनिस्टर करना चाहिए. समझ में आ गया ना? सो सबको नॉर्मल, सबको पता ही है. पेशेंट्स वार्ड में गुस्सा कर, अब क्या करेगा? वी कैन नॉट गो एंड टॉक, अरे यू सिट, हम लोग भी गुस्सा नहीं करना है. फर्स्ट यू ऑब्जर्व, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, देन यू गिव द ड्रग्स विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर. मतलब ड्रग्स तुरंत नहीं देना है, फिजिकल रेस्ट्रेंट पॉसिबल है, अलाउड है, यू कैन administer that one. Any sharp items or whatever is there वही हटाना है, then you can go for drug administration. Clear? So next stage क्या है? मतलब psychiatric emergency में next क्या होता है बच्चों? Acute drug induced extrapyramidal syndrome. So इसको नाम क्या होता है? EPS. ये तो definitely 5 मार्क में आएगा और 2 मार्क में आएगा. सो दैट इज एक्स्ट्रापिरामिडल सिंड्रोम. एंटीसाइकोटिक ड्रग का वजह से पेशेंट्स को सिम्टम आता है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापिरामिडल सिंड्रोम. सिंड्रोम मतलब एक ही सिम्टम नहीं आएगा, उसके अंदर 4-3 सिम्टम्स होता है. सो मैनेजमेंट इज व्हाट? लाइक द ड्रग शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली. सो सबको फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोलॉजी आप लोग पढ़ाई किया होगा. एनी ड्रग साइड इफेक्ट्स क्रिएट करता है, तुरंत हम लोग ड्रॉप नहीं करना है. With doctor advice or prescription we will do. But here suppose in the home में ये problem हो गया ना, तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट कर लो and you can stop taking the drugs. And treatment is based on the symptoms, including cooling the patients, maintaining the fluid, electrolyte or airway pattern. Suppose patients को उसमें fever भी आएगा, that is fever, yes or no? So and pseudomalignant syndrome हो गया, कार्डियक डिस्काइनेशिया हो गया, कतीशिया हो गया, ये पूरा symptoms of EPS. सो मोटर डिस्टर्बेंस, कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस, फीवर, शूडो सीजर, ये पूरा आएगा. सो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैनेज करना है. साइड बाय साइड वी हैव टू मॉनिटर द ब्लड लेवल एंड ब्लड कंपोनेंट लेवल ऑल्सो. क्लियर? सो नेक्स्ट हम जाता है ड्रग टॉक्सिसिटी. सपोज पेशेंट्स लाइक एनी ड्रग मेडिकल प्रॉब्लम का वजह से लॉन्ग टाइम ड्रग ले रहे, कीमोथेरेपी और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और वॉट एवर ड्रग्स पेशेंट्स कंटिन्यूसली ले रहे, और सपोज पेशेंट्स इज टेकिंग फॉर एनी इलीगल सब्सटेंस और इलीगल ड्रग्स, उसी वजह से भी ड्रग टॉक्सिसिटी होगा. ड्रग ओवरडोज में भी लीड टू एक्सीडेंटल और सुसाइडल अटेम्प्ट और सुसाइड ऑल्सो. सो इधर हम क्या करना है? मैक्सिमम इन साइकेट्रिक सिनेरियो में लिथियम टॉक्सिसिटी ज्यादा होता है. सो मेनिया पेशेंट्स लिथियम लेता है ना, वही टॉक्सिसिटी भी होता है. सो दिस आर द कारण ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी. सिम्टम्स क्या होगा? सब वेरी नॉर्मल है. ब्लड में एनी सब्सटेंस टॉक्सिक हो गया, सडनली हमको क्या होता है? नाजिया, वॉमिटिंग आता है, गिडीनेस और ड्राउजीनेस, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस आता है. डेफिनेटली जीआई तो डिस्टर्ब करेगा, अब्डोमिनल पेन, एंड मेंटल में डिस्टर्ब करेगा, विजन में डिस्टर्ब करेगा, ये तो सबको नॉर्मली है ना. सो ये पूरा सिम्टम्स हम लोग मॉनिटर करना चाहिए. देन सिस्टमैटिकली हम लोग मॉनिटर करना है. वी विल ट्राई टू रिमूव द पॉइजन टॉक्सिसिटी फ्रॉम द ब्लड. हाउ? विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन और थ्रू डायलिसिस भी हम लोग कर सकते हैं. सो इसलिए इन लोग ने दिया है रेफर फॉर हीमोडायलिसिस. फर्स्ट दवा से शुरू कर लो, दवा से मेंटेन नहीं हो रहे, देन यू कैन रेफर टू डायलिसिस और मेडिसिन, मेडिकल पीपल और मेडिकल एक्सपर्ट्स. सो लास्ट थिंग, विक्टिम ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर क्या होता है बच्चों? नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड और हाइब्रिड डिजास्टर होता है ना. सो विक्टिम मतलब एक पर्सन ने और विलेज ने और ग्रुप ने वही सिचुएशन फेस किया है, उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स आएगा, दैट इज कॉल्ड एज विक्टिम ऑफ डिजास्टर. Or the people who have survived a sudden, unexpected or overwhelming stress, either natural phenomena or psychological problem or like man-made phenomena, वही face करने के बाद
क्या क्या सिचुएशंस होगा. सो दे मे हैव दी हैंगर, समटाइम्स गुस्सा भी करेगा, समटाइम फ्रस्ट्रेशन भी होगा, समटाइम गिल्टी फीलिंग में, अरे क्यों हो गया, क्यों मेरा ऊपर हो गया, क्यों मेरा फैमिली लॉस हो गया, क्यों मेरा विलेज में ऐसा हो गया, इसका कारण क्या है, मैं क्या करना है, मेरे को कौन है सपोर्ट करने के लिए. समझ में आ रहा है ना. ये पूरा फेसेस आएगा विक्टिम ऑफ डिजास्टर. इसको हमको रिहेबिलिटेशन में लेके जा सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं, अनवेकेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम लोग दे सकते हैं. इसके लिए हमको मेडिकेशंस नहीं होगा. सपोज पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है ना, यू कैन गो फॉर मेडिकेशन. सपोज पेशेंट इज नॉर्मल बट स्टिल दे आर हैविंग एंजाइटी और स्ट्रेस प्रॉब्लम ना, हम लोग एक्टिविटी और यर्निंग के ऊपर काम करना है. यर्निंग इन द सेंस पेशेंट्स को सपोर्ट करना है. सो इधर इन लोग फेसेस के बारे में मैनेजमेंट दिया है. फर्स्ट थिंग इज फैक्ट फेस में होगा. फर्स्ट हम लोग इनको टाइम देना चाहिए, रियली क्या हो गया है, वेदर द प्रॉब्लम विथ इंडिविजुअल और प्रॉब्लम विथ फैमिली, वही बात करने के लिए टाइम चाहिए. हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करना है, कितना परसेंटेज अफेक्ट हो गया है. नेक्स्ट उसका बाद में पेशेंट्स क्या होगा, पेशेंट्स विल बी हैविंग ए थॉट फेस. पेशेंट सोचेगा, पार्टिसिपेंट शेयर द थॉट फीलिंग्स ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड दे विल शेयर. इसलिए मैंने बोला है ना, बात करने के लिए टाइम देना चाहिए. पेशेंट्स रियली मन के अंदर क्या है, सेम फीलिंग कंटिन्यू हो रहे, बार बार चेंज हो रहे, वो पूरा हम लोग असेस करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए. उसके बाद हम लोग डिसीजन ले सकते. एंड रिएक्शन फेस, पेशेंट्स विल गिव सम रिएक्शंस आल्सो. सो मतलब वेदर हम लोग क्या सॉल्यूशन लेना है, वेदर हम ये जगह पे कंटिन्यू करना और दूसरा जगह पे जाना है. लॉस तो हो गया बट व्हाट विल बी द फ्यूचर, फ्यूचर में हम लोग क्या करेगा, उसके लिए उसके ऊपर लोग बात करेगा. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट टीचिंग फेज. एज ए फैसिलिटेटर, एज ए मेंटर, हम लोग की पूरा टेक्निक इनको टीच करना चाहिए. हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस बाय गिविंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, बाय गिविंग द काउंसलिंग और बी giving the psychological support or by giving some vocational training, skill based management. ये पूरा देख के हम लोग इनको मैनेज करना है. समझ में, डिजास्टर सबको पता है ना, आप लोग अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ाई किया होगा. सो नेक्स्ट इज व्हाट रेप विक्टिम. ये तो बहुत सोसाइटी का प्रॉब्लम है बट it is coming under psychiatric emergency also. So here it is a preparation of an act of sexual intercourse with an female against her will or consent. सबको पता है, मतलब without my consent you are talking. See बच्चों, like without our consent if they are doing anything, if you are verbally abusing or physically or sexually abusing, everything is emergency situation only nowadays. So signs and symptoms क्या होगा, acute disorganization, self blame होगा, fear of being killed, someone मेरे को मतलब मरना के लिए आ रहे, मरेगा, समझ में आ रहा है ना, वो पूरा symptoms आएगा. How we will manage, एज ए प्रोफेशनल हम लोग सपोर्टिव बिहेवियर शो करना चाहिए, रीअश्योरेंस देना है बट जजमेंट नहीं करना है. क्लियर, बिकॉज दे विल हैव ये साइकेट्रिक फ्यूचर और साइकेट्रिक सिम्टम्स ऑल्सो. ये सबको पता है ना, आप लोग सोशियोलॉजी में भी पढ़ाई किया होगा. एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट, मतलब फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट है और इफ नीडेड फॉर गायनाकोलॉजिकल ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन, वही भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसमें लाइक नर्सिंग का रोल ज्यादा नहीं होगा, पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट सब लोग मिला के मेडिकल लीगल केस के अंदर आता है. बट हम ये पेशेंट्स को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी सॉल्यूशन कर सकते हैं, वही भी करना है बच्चों. सो अभी तक हमने साइकेट्रिक इमरजेंसी का बारे में डिस्कस किया. नेक्स्ट हम जाता है स्ट्रेस एंड रिस्क मैनेजमेंट. स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, कुछ सिचुएशन तो चल रहे, उसके लिए हमारा बॉडी फिजिकली मेंटली कुछ रिएक्शन देगा ना, बट दैट रिएक्शन मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मैंने फील नहीं किया, दैट सिम्टम, दैट बिहेवियर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यू आर गेटिंग स्वेटिंग, दैट इज नॉर्मल. कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, यू आर गेटिंग हेडेक, दैट इज नॉर्मल. एक फैमिली प्रॉब्लम और पर्सनल प्रॉब्लम, यू आर हैविंग डिस्टर्ब्ड स्लीप, वही भी नॉर्मल है. सेम टाइम बिकॉज ऑफ दैट आपको गिडीनेस हमेशा आ रहा है. क्लियर, लाइक आपको स्ट्रेस की वजह से आपको पैनिक अटैक हो गया और बाई वही काम के ऊपर सोच के आपको वेट लॉस हो गया, काम के ऊपर सोच के लाइक आपको मसल स्ट्रेंथ कम हो गया, बट आपने प्रिडिक्ट नहीं किया, सोचा ही नहीं उसके ऊपर. सो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेस. So it is a non-specific response of the body to any kind of demand, situation, stimuli. उसका नाम बोलता है स्ट्रेस. समझ में आ गया, अपना कंट्रोल से कुछ रिएक्शन दे रहे, दैट इज नॉर्मल. बिना कंट्रोल से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेस. सो इन लोग ने क्या क्या बोल रहे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दिया. अक्यूट स्ट्रेस इन द सेंस, ये तो शॉर्टर ड्यूरेशन में होगा,
which is created by the immediate threat or the challenge. मतलब तुरंत हम एक सिचुएशन को रिएक्शन देता है ना, तुरंत हम एक सिचुएशन को रिएक्शन देता है, that is called a stress. अक्यूट स्ट्रेस में होगा. सो लाइक इसमें क्या क्या सिचुएशंस आएगा, इधर हम लोग फेस करेगा, दैट इज फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स. हम लोग फेस करेगा, फाइट करेगा वही सिचुएशन के साथ, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म पूरा यूज करके हम लोग फाइट करेगा, और छोड़ के हम जाता है ना, एस्केप होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल ये तो हमेशा हमारा लाइफ में हम लोग फेस करता है एज ए स्टूडेंट और एज ए लर्नर, एग्जामिनेशन टाइम पे, इंटरव्यू टाइम पे, और एनी एक्सीडेंट हो गया, और पब्लिक स्पीकिंग, ये सिचुएशन में हम लोग फेस करता है, दैट इज कॉल्ड अक्यूट स्ट्रेस. क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस दैट कंटिन्यूस फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, मोर देन 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर में दवा भी ले रहे हो, काउंसलिंग के लिए भी जा रहे हो, हमेशा ये प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस. एग्जाम्पल ये सबको पता है, वी आर इन ए डेवलपिंग कंट्री, फिनेंशियल प्रॉब्लम, मेरा चाइल्डहुड से मेरा फैमिली में फिनेंशियल प्रॉब्लम है, कितना भी अर्न कर लो, लाइक हमारा फैमिली डेवलप नहीं हो रहा है, मेरा लाइफ सेटल नहीं हो रहा है. सो ऑल दिस प्रॉब्लम, क्रॉनिक मेडिकल इलनेस, साइकेट्रिक इलनेस, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम, और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फिनेंशियल लॉस, सो ऑल दिस, ये सिचुएशन के साथ हम लोग हमेशा सर्वाइव करता है. साइकोलॉजिकली आप लोग मैनेज कर रहे, स्ट्रेस के अंदर नहीं आएगा, बट ये पूरा सिचुएशन आपको मन में, आपको लाइफ में डिस्टर्ब कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉनिक स्ट्रेस. सो नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगा, डेवलपमेंटल स्ट्रेस. हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टाइम पे हम लोग सिचुएशन फेस करता है ना, वही तो नॉर्मल है, वही सिचुएशन क्रॉस करके आप एज ए ह्यूमन आप डेवलप हो गया, मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली डेवलप हो गया, नो प्रॉब्लम, बट आपको कुछ फेलियर फेस किया, उसके ऊपर आप सोच रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल stress. So it is associated with physical, emotional and developmental component. It is a normal part of your life. But हम कब बोलता है नॉर्मल पार्ट, आप वही सिचुएशन क्रॉस कर रहे, नॉर्मली रेस्पॉन्स दे रहे, दैट इज अ डेवलपमेंटल नॉर्मल लाइफ, बट उसमें आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज आ गया, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल स्ट्रेस. एग्जाम्पल, स्टार्टिंग द स्कूल टाइम, एडोलेसेंट, रिटायरमेंट हो गया, टॉडलर लर्निंग टू वॉक. अब एक मतलब एक काम, आप एक एक्टिविटी शुरू करने के पहले होता है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल स्ट्रेस. सो नेक्स्ट इज सिचुएशनल स्ट्रेस. सो इट इज कॉज्ड बाय सडन, अनएक्सपेक्टेड और अनकंट्रोल्ड इवेंट्स. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मैंने उसके ऊपर सोचा ही नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड एज सिचुएशनल स्ट्रेस. क्लियर. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू क्या होगा बच्चों, स्ट्रेसर. सो स्ट्रेस इन द सेंस एक सिचुएशन है, हम लोग फेस कर रहे. स्ट्रेसर इन द सेंस एनी फैक्टर और लाइक एनी सिचुएशन हम लोग थ्रेटन करता है, चैलेंज करता है, डिमांड करता है. फॉर एग्जाम्पल, पैसा इज वन ऑफ द फैक्टर, वही मेरे को, दैट इज माई डिमांड. हम ज्यादा पढ़ाई करना है, दैट इज वन डिमांड. मेरे को ये गाड़ी चाहिए, वही चाहिए, ये चाहिए, ये पूरा कारण फॉर द स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेसर. स्ट्रेस ना प्रॉब्लम, स्ट्रेसर ना दिस द रीजन और कॉसेस. सो इन लोग ने क्लासिफिकेशंस दिए, सबको मालूम है हमारा हेल्थ इज डिवाइडेड इनटू फिजिकल, biological and psychological. What is the definition of health? It is a state of well-being in the aspect of physical, mental, social and spiritual. So either here they are telling stressor कारण क्या होगा, either physical aspect, psychosocial aspect, biological aspect. Suppose हमारा body में problem है, chronic problem or acute problem, that also will cause stress. Financial problem, so that is called so psychosocial, family burden, relationship problem, understanding, conflict. एंड इमोशनल प्रॉब्लम, मेरा डिफेंस मैकेनिज्म फेलियर है, मैं ज्यादा गुस्सा करता हूँ, ज्यादा मतलब रोता हूँ, ये पूरा प्रॉब्लम फॉर दिस स्ट्रेस. सो एग्जाम्पल, दे आर टेलिंग एक्सेसिव हीट, अभी तो गर्मी चल रही है, सो एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव कोल्ड, सडन इंजुरी, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम हैविंग ए फियर टुवर्ड्स एनी प्रॉब्लम, ये पूरा सोच के इट मे लीड इनटू स्ट्रेस. सो दिस आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. आर क्लियर. So next we are moving on to what are the symptoms. So कारण also divided into physical, sociological, emotional or psychological. Stress का symptom also like divided into physiological symptom, behavioral, cognitive and psychological. So physiological में like it will affect our body. For example, walking में दिक्कत होगा, writing में दिक्कत होगा, yes or no, हमको ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, lethargy, laziness, वही पूरा फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स. बिहेवियरल सिम्टम्स इन द सेंस लाइक हम लोग एक्शन मतलब परफॉर्म करने के लिए, रिएक्शन देने के लिए, हम काम करने में ज्यादा टाइम हम लेता है, दैट इज कॉल्ड एज बिहेवियरल सिम्टम्स. सपोज हम लोग एक काम दे रहे, वही काम परफॉर्म करने में इनको ज्यादा टाइम चाहिए, सो ऑल दिस कॉल्ड एज बिहेवियरल सिम्टम्स. सो कोग्निटिव सबको पता है, व्हाट आर द कोग्निटिव फंक्शंस,
सोचना, यस और नो, मतलब उसका जवाब देना, सोचना, बात करना, जजमेंट लेना, डिसीजन लेना, ये पूरा कोग्निटिव सिम्टम्स के अंदर आएगा। क्लियर? ये पूरा कोग्निटिव सिम्टम्स के अंदर आएगा बच्चों, उसमें डिफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज व्हाट? साइकोलॉजिकल और इमोशनल मेंटल डिस्टर्बेंस। सो लाइक में ज्यादा हैप्पीनेस है, कारण पता नहीं है, ये सर वही भी गलत है। एक एस्पेक्ट एक ही टाइम आ रहा है, नो प्रॉब्लम, हमेशा मेरा पर्सनालिटी ऐसा ही है, विदाउट एनी कारण मैं ज्यादा गुस्सा करता हूँ, ज्यादा हैप्पी होता हूँ, ज्यादा बोर होता हूँ, ज्यादा सैड होता हूँ। सो ऑल द सिम्टम्स आर दे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। क्लियर? सो दिस आर द सिम्टम। सो नेक्स्ट हमारा बॉडी में कुछ रिएक्शन देता है, दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्टर्बेंस इन द फिजियोलॉजिकल, होम्योस्टेसिस एंड साइकोलॉजिकल। होम्योस्टेसिस सबको पता ही है ना, होम्योस्टेसिस क्या होता है बच्चों? लाइक what is that? Balance in the body mechanism or functions of our human body. So उसमें disturb होगा। Clear? So they are telling into physiological aspect and psychological aspect. Stress continue हो रहा है, stress symptoms आ गया, in the sense हमारा body में two types of disturbance reaction होगा, that is disturbance in physiological activity, disturbance in psychological activity. सो इधर इन लोग क्या क्या फेसेस डिवाइड किया है? फर्स्ट थिंग जनरल अडेप्टेशन, लोकल अडेप्टेशन सिंड्रोम, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके हम लोग फाइट करते हैं। नेक्स्ट जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, ये पूरा हम लोग अच्छे से अभी पढ़ाई करेंगे। सो फर्स्ट क्या होगा बच्चों? फिजियोलॉजिकल रिलेटेड, दैट इज लोकल अडेप्टेशन सिंड्रोम। बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज दैट? फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन सिंड्रोम में इन लोग क्या बोल रहे? डेफिनेटली सपोज एक इंजुरी हो गया, ये लोकलाइज रेस्पॉन्स बाय द टिश्यू, ऑर्गन और टू द एनी स्ट्रेसर। सपोज हमको इंजुरी, ट्रोमा, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग कुछ हो गया तो डेफिनेटली हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली नेचुरली थोड़ा रिटेन करेगा, वही हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारा बॉडी नेचुरली ट्राई करेगा। सो हियर व्हाट आर द फर्स्ट सिम्टम्स तो आएगा ना। सो दैट इज लाइक मतलब व्हाट इज दैट? टिश्यू डैमेज, ऑर्गन डैमेज, ब्लीडिंग, इंजुरी, पूरा सिम्टम्स आएगा। सो दैट व्हाट विल हैपन? फर्स्ट वो इंजुरी पर्टिकुलर लोकेशन पे डैमेज होगा, ब्लीडिंग होगा, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? बायोलॉजिकली एनी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सपोज पश लाइक इन्फेक्शन भी होगा, ड्राइनेज भी आएगा। देन इफ इट इज अ हेल्थी वुंड, हमने ट्रीटमेंट लिया मतलब नॉर्मल स्टेज तक हम लेके आ सकते हैं। So that is called as physiological mechanism, local adaptation mechanism. So example normal कुछ cut हो गया, injury हो गया ना, normally naturally recover होता है ना, so that is called as local adaptation syndrome. Next one question is there, stress का वजह से भी physical parameter change होता है, naturally हम लोग settle भी कर सकते। Same situation here, psychologically, emotionally हम क्या response दे रहे? Generalized response of the whole body to any stress through this stages. ये 3 mechanism cross करके हम लोग survive करता है, that is called as जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। ये पूरा फिजियोलॉजिकल रिलेटेड हम लोग लाइवली ऑब्जर्व कर सकते, देख सकते। बट दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म, बट इसमें फीलिंग्स, परसेप्शन, साइकोलॉजिकल डोमेन फंक्शंस ज्यादा होगा। सो हियर व्हाट दे आर टेलिंग, 3 फेजेस होता है, अलार्म फेज, रेसिस्टेंट फेज एंड एग्जॉस्टेंट फेज। सो सबको पता है हमारा ऊपर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, दिक्कत चल रहा है, और लाइक एनी प्रॉब्लम हमारा सराउंडिंग में ना, फर्स्ट हमारा बॉडी साइकोलॉजिकली कुछ रेस्पॉन्स देता है, दैट इज कॉल्ड अलार्म स्टेज। इट मीन्स दैट एदर वही सिचुएशन फेस कर लो और जंप कर लो, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स फेस होगा। सो हियर हमारा साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, नेशनल फिनोमेना नेचुरली फाइट करेगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? सपोज वही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, हमारा बॉडी विल गेट ट्राई टू रेसिस्ट, अडेप्ट करेगा, अरे चलो यार क्या करना है, हम तो सर्वाइव करना है, फेस करना है ना, हम तो सर्वाइव करना ही पड़ेगा, दिस इज द नेचुरल ऑफ लाइफ करके हमारा बॉडी ट्राई टू कोप अप विद द बॉडी। बच्चों ध्यान से अंडरस्टैंड कर लो, ये पूरा फिजियोलॉजिकल रिलेटेड है, हम लोग फ्यूचर्स और सिम्टम देख सकते हैं, बट ये पूरा साइकोलॉजिकल रिलेटेड है, हम लोग फील करना है। क्लियर? सो रेसिस्टेंट फेज होगा, एट लास्ट क्या होगा? एग्जॉशन स्टेज। It means that body will get tired mentally, physically, body will get tired, fatigue, illness, any type of, for example, weight loss हो गया, obesity हो गया, sleep disturbance हो गया, ये पूरा symptoms of stress होगा। समझ में आ रहे हैं ना? इफ पेशेंट स्ट्रेस में जा रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेज क्या होता है? फिजियोलॉजिकल हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब होगा, उसके अंदर फिजिकल सिम्टम्स भी आएगा, जनरल अडेप्टेशन, जनरल साइकोलॉजिकल फ्यूचर्स भी आएगा।
सो नेक्स्ट क्या होगा, साइकोलॉजिकल रिलेटेड हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब होगा. सो साइकोलॉजिकली फर्स्ट रेस्पॉन्स कहाँ से शुरू होता है, माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप में डिस्टर्ब होगा. इंटरेक्शन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी दैट विल कंट्रोल द फिजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शंस. सो इसमें क्या होगा, लाइक देयर विल बी अ प्रॉब्लम विथ माइंड बॉडी. हमारा बॉडी कोप अप नहीं करेगा. सबको पता है ना, इधर सोचना है इधर काम करना है, इधर सोच नहीं पा रहा है इधर काम भी नहीं कर पाएगा ना. सो उसके लिए हम लोग क्या क्या करना है, we can try for relaxation therapy, yoga therapy, any psychiatric activities or psychotherapy activities. So suppose हमका anxiety feeling भी आएगा, we are in the stress anxiety situations भी आएगा, but here they are telling like it is a normal. बच्चों अच्छे से ध्यान देना है, anxiety is not a problem. ये हमारा लाइफ में हम लोग एक एक सिचुएशन में फेस करता है, बट ये सिम्टम लाइफ में कंटिन्यू हो रहा है फॉर 6 मंथ 1 ईयर और लाइफ लॉन्ग और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीरियड में कंटिन्यू हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज एंजाइटी डिसऑर्डर. सो इसमें इन लोग बोल रहे स्ट्रेस का टाइम पे वी विल गेट परसीव्ड थ्रेट, वो पर्टिकुलर थ्रेट के ऊपर हम मतलब बिकॉज ऑफ दैट थ्रेट हमको प्रॉब्लम भी आएगा. सो हियर व्हाट दे आर टेलिंग, वी विल गेट ए अलर्ट सिम्टम. अरे आपको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, गो फॉर चेकअप, go for counseling, go for find outing the causes करके we can do it for anxiety assessment or we can go for examination. उसके बाद क्या करना है, काउंसलिंग के लिए भी जा सकते, ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते. So this are the disturbance in our body, physiological hemostasis disturbance, psychological hemostasis disturbance due to stress. So next we are moving on to उसके लिए क्या क्या coping mechanism हम लोग follow कर सकते हैं. So here example they are telling about seeking the social support. सबको पता हमको problem आ गया मतलब first we will tell with our parents, friends, social support, neighbors, relatives, और किसके ऊपर हमको ज्यादा ट्रस्ट है उनसे हम लोग हेल्प ले सकते हैं. वी कैन गो फॉर योगा एक्सरसाइज, और आपको फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअल बिलीफ ज्यादा है ना, यू कैन गो फॉर प्रेइंग रिचुअल एक्टिविटीज. सो ये पूरा हम लोग करना है. सो नेक्स्ट हमेशा हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देना है, दैट इज कॉल्ड एज डिफेंस मैकेनिज्म. सो नेचुरली इसमें क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग यूज करेगा, डिनाइल. फर्स्ट हम लोग अवॉइड करता है, अरे क्यों ये प्रॉब्लम मेरे को आ गया, मैं क्या मैं तो अच्छा पर्सन है, भगवान तो ऐसा कर रहा है, ऐसा करके हम लोग अवॉइड करेगा, डिनेल करेगा. उसके बाद रिप्रेशन में जाएगा, व्हाई इट इज हैपन फॉर मी. नेक्स्ट वी विल ट्राई टू रिजेक्ट, अरे क्यों मेरे को नहीं हो गया. सो नेक्स्ट वी विल रियलाइज, अच्छा दिस इज द सिचुएशन ऑफ द लाइफ. लाइफ मतलब ऐसा सिचुएशन होगा. एवरी स्टेजेस में हम लोग लर्न करके प्रैक्टिस मतलब लर्न करके अडेप्ट करके एक्सेप्ट करके नेक्स्ट फेज में जाना है. ऐसा करके हम लोग रियलाइजेशन आएगा. सो दिस आर द मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस और रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्ट्रेस. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट इज द क्राइसिस एंड दिस इंटरवेंशन. नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग जाता है. अभी तक हमने स्ट्रेस कंप्लीट किया. क्राइसिस क्या होगा बच्चों, it is a state of psychological imbalance due to inability to cope up with your stress. कोई particular situation face करना के अंदर particular situation में हमको mental feeling और physical reaction होता है, that is called as crisis. whether हम मतलब प्रॉब्लम बड़ा है छोटा है, डिसीजन लेना है नहीं लेना है, फेस करना है नहीं करना, अभी सॉर्ट आउट करना है नहीं करना, फेस करना नहीं करना, उसके ऊपर लाइक डबल माइंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्राइसिस. क्लियर. सो ड्यूरेशन मतलब क्या होगा, क्राइसिस का सिम्टम्स मैक्सिमम इट विल बी फॉर 1 month to 1.5 year. क्या क्या सिम्टम्स फ्यूचर्स आएगा, सडन ऑनसेट, definitely it will attack the our emotional psychological feeling only, imbalance होगा. sometimes we will be very happy, sometimes हम लोग डिस्टर्ब मूड में होता है, सैडनेस में होता है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होता है, yes or no. so these are the futures. and apart from that they are telling about हम लोग vulnerable behavior, personality behavior, anti social behavior में हम लोग जाएगा. हम लोग सॉल्व किया, फैमिली सपोर्ट किया, हम वो सिचुएशन क्रॉस कर लिया, नो प्रॉब्लम, डिसीजन नहीं ले पा रहे ना, दैट इज कॉल्ड एज क्राइसिस. So what are the current factors affecting crisis ना, सबको पता है, that is called psychological factors. मेरा personality थोड़ा गलत है, सही नहीं है, एंटी सोशल पर्सनालिटी है, डिप्रेसिव पर्सनालिटी है, पैरानॉइड पर्सनालिटी है, yes or no. सबको पता है what is personality and what are the types of personality disorder. So that may be one of the factor. Chronic or repeated stress due to financial, medical problem or loss of life or failure in the life, उसी वजह से आपको chronic stress है. So or like chronic repeated failures. So this is one type of
कारण फॉर योर क्राइसिस, फिजिकल फैक्टर्स, एनी मॉल न्यूट्रिशन हो गया, क्रॉनिक मेडिकल इलनेस हो गया, एंड लाइक concurrent फैक्टर्स ऑल्सो, मल्टीपल स्ट्रेस इवन, लास्ट ईयर माई फैमिली में एक मेरा रिलेटिव मर गया, दिस ईयर ऑल्सो वन रिलेटिव हैज एक्सपायर्ड, रिपीटेड फेलियर, रिपीटेड डेथ रेट. सो दिस आर द फैक्टर्स टू क्रॉस द क्राइसिस. आपको पता है ना लाइफ में हमेशा यू आर फेसिंग द फेलियर, दिस आर द वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर द क्राइसिस. सो नेक्स्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्राइसिस, इसमें डेवलपमेंटल और मेचुरेशनल क्राइसिस होता है, दैट इज वन पार्ट ऑफ गुड क्राइसिस. इसका मीनिंग है हमारा नॉर्मल लाइफ डेवलपमेंटल फेज में हम लोग फेस करता है. सो हियर वी कैन प्रिडिक्टेबल बट हमारा कोपिंग मैकेनिज्म फेलियर है, पुअर है ना, हमको स्ट्रेस आएगा. बट हमारा पर्सनालिटी, कोपिंग मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म सही है ना, हम लोग ये सिचुएशन क्रॉस करके आ सकता है. एग्जाम्पल सिचुएशन क्या बोल रहे हैं, बीइंग ए वुमेन और फीमेल्स, puberty टाइम पे, मेनोपॉसल टाइम पे, और मैरिज टाइम पे, और रिटायरमेंट, और दिस आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स दे हैव गिवन. एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये स्टेजेस क्रॉस करके आना है, बट इसमें हम लोग स्ट्रेस का सिम्टम्स आ रहा है, हमको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मेचुरेशनल क्राइसिस. सो नेक्स्ट इज सिचुएशनल क्राइसिस. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, फ्लड आ गया, यस और नो, आपने एक्सपेक्ट प्रिडिक्ट नहीं किया, एक्सीडेंट हो गया है, आपने एक्सीडेंट देखा है, यस और नो, सो दैट इज कॉल्ड सिचुएशन. एक सिचुएशन में प्रॉब्लम हो गया ना, सो दैट इज कॉल्ड अ सिचुएशनल क्राइसिस. सो एग्जाम्पल सडनली डेथ ऑफ एन लव्ड वन, सडन जॉब लॉस हो गया, सडनली डॉक्टर ने डायग्नोज किया, अरे यू आर डायग्नोज विद कैंसर, यूर नेबर और फैमिली रिलेटिव इज डायग्नोज विद कैंसर. सडन तुरंत एक सिचुएशन और एक दिक्कत आता है, दैट इज कॉल्ड अ सिचुएशनल क्राइसिस. सो इसमें डेवलपमेंटल क्राइसिस नॉर्मल होगा, पॉजिटिव वे में भी हम लोग ले सकते हैं. सिचुएशनल क्राइसिस हम लोग क्रॉस किया, दैट इज नॉर्मल, क्रॉस नहीं किया, दैट इज वन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट आर द फेसेस ऑफ क्राइसिस. प्रॉब्लम में है हम लोग, क्या क्या स्टेजेस होगा, क्या क्या फेजेस होगा. फर्स्ट थिंग इज इनिशियल राइज इन द एंजाइटी. हमारा एंजाइटी लेवल और स्ट्रेस का सिम्टम्स इंक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, बात करने में दिक्कत होगा, यस और नो, रिलेशनशिप में दिक्कत होगा, सिचुएशन फेस करने में दिक्कत होगा, पर्सनल यूज द यूजुअल कोपिंग मैकेनिज्म, एंड एंजाइटी भी इंक्रीज होगा. नॉर्मली कोपिंग मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, वही पूरा यूज करेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इनिशियल फेज. सेकेंड फेज में फिजियोलॉजिकल और मेंटल टेंशन हमको इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज हमारा डिफेंस मैकेनिज्म फेलियर हो रहा है, हमारा कोपिंग मैकेनिज्म, सपोर्टिव मैकेनिज्म फेलियर हो रहा है, एंड पर्सन फील्स द कंफ्यूजन एंड द डिस्ट्रेस. अरे हम कितना साइकोलॉजिकली मैनेज कर रहे हैं, बट फिर भी सिचुएशन क्रॉस नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है. So physiologically we will get tension, it may lead into biological problem also. And redefining the crisis, we are trying to give new problem solving methods. हम लोग मतलब एक प्रॉब्लम दूसरा एस्पेक्ट पे हम लोग सोचता है, हम लोग रियलाइजेशन फेस में आता है, हम लोग सपोर्ट सीखते हैं, अरे हम कगम बात करना है, किससे बात करना है, क्या बात करना है, क्या सॉल्यूशन लेना है. सो दैट एक्टिविटी थॉट शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज रीडिफाइनिंग द क्राइसिस. समझ में आ गया? ये पूरा नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म यूज करेगा, बट हियर वी विल सर्च फॉर द न्यू सिम्टम्स और न्यू टेक्निक्स और न्यू स्किल. सो नेक्स्ट इज व्हाट? साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन. वही भी फेलियर हो गया, फर्स्ट स्टेज भी फेलियर हो गया, सेकेंड फेज भी फेलियर हो गया, we will move on to the emotional collapse, and finally हम लोग either suicide में जाता है और like violence behavior और suicidal behavior में जाता है. that is called as what is that? Stages of crisis or phases of crisis. So next we are moving on to उसके लिए हम intervention देना है. So intervention कैसा होना चाहिए, ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए. So तुरंत इनको intervention चाहिए बच्चों. पर्सन क्राइसिस फेस में ना इनको इमीडिएटली काउंसलिंग चाहिए, कारण आइडेंटिफाई करना चाहिए. सो इमीडिएट इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंश्योर द सेफ्टी, वेदर फैमिली को रिपोर्ट करना, रिलेटिव्स और फैमिली को रिपोर्ट करना है, पेशेंट्स कौन सा जगह पे है, पेशेंट साइकोलॉजिकली क्या माइंड सेट है, कोई पूरा आइडेंटिफाई करना. बिल्ड द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, मतलब हम लोग पर्पसफुली बात करना है, पेशेंट मन के अंदर क्या है, किसके ऊपर सोच रहे, वेदर वही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्यों पेशेंट्स बात नहीं कर रहे, किसके ऊपर पेशेंट्स को डर है, क्या है मन में, वही पूरा हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहिए. करंट प्रॉब्लम क्या है वही आइडेंटिफाई करना है. कोपिंग स्किल क्या है, पेशेंट्स के ऊपर कोपिंग स्किल और ऑल्टरनेटिव स्किल, स्ट्रेंथ क्या है वही आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर हम लोग काम करना है.
अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर इट मे बी हम लोग कर सकते हैं, विदाउट फैमिली एंड सोशल सपोर्ट क्राइसिस सिचुएशन क्रॉस नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहे हैं ना? सो दिस आर दी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम क्राइसिस के लिए करता है। सो दिस आर दी मैक्सिमम डोमाइंस कंपोनेंट्स हम लोग याद रखना है। सो स्टेप्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन हम लोग पहले बात करना है, उसके लिए हमारा पास हम लोग मतलब क्या करना चाहिए, हम लोग लिसन करना, हम लोग सुनना है पहले। पेशेंट्स का कम्युनिकेशन थोड़ा सीक्वेंस में भी नहीं होगा, पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हमको समझ में भी नहीं आएगा, बट पेशेंट का रिलैक्सेशन के लिए, कॉन्फिडेंट डेवलप करने के लिए वी हैव टू लिसन फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग असेस करना है, व्हाट इज द कारण फॉर द प्रॉब्लम, व्हाट आर द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, कौन है कारण, वेदर ये फाइंड आउट करेगा नहीं करेगा, पेशेंट्स को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वही पूरा असेस करना है एंड डेवलप द एक्शन प्लान, वेदर पेशेंट्स इंडिविजुअली से बात करना है और फैमिली भी चाहिए, वही पूरा हम लोग डिजाइन करके डेवलप कर सकते हैं। एंड सपोर्ट ग्रुप इज नीडेड। सो साइकोलॉजी में सपोर्ट ग्रुप हमको कहाँ लेगा, एनजीओ से। कहाँ से आएगा, एनजीओ और वॉलंटरी ग्रुप आता है ना, उनसे हम लोग सपोर्ट लेना चाहिए, उसका रेफरल भी हम लोग कर सकते हैं। एंड फॉलो अप एंड हेल्थ एजुकेशन। सो साइकेट्रिक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मतलब आप पेशेंट्स को ट्रीट किया है, ऐसे प्रोफेशन आप लोग ट्रीट किया है, फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर पेशेंट काउंसलिंग के लिए आ रहे नहीं आ रहे, दवा अच्छे से ले रहे नहीं ले रहे, और पर्टिकुलर काम कर रहे नहीं कर रहे, प्रेजेंट सिनेरियो में सिम्टम्स क्या है, वेदर इट इज अ माइल्ड सिम्टम और सिवियर सिम्टम, और पूरा आइडेंटिफाई करना चाहिए। So next disorder, we are psychiatric emergency, we are moving on to what is that? That is grief and bereavement. So grief क्या होता है? It is a normal psychological, emotional or physical response to the loss of a significant person, object or the role. Particular loss को हमारा human body इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कौन सा रिएक्शन दे रहे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीफ। समझ में आ गया? स्ट्रेस इन द सेंस प्रॉब्लम शुरू करने के पहले और प्रॉब्लम शुरू में हमारा बॉडी क्या रिएक्शन दे रहे, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। क्राइसिस इन द सेंस हम प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम फेस में है, वेदर हम सॉल्व करेगा नहीं करेगा, उसका बोलता है क्राइसिस। ग्रीफ इन द सेंस प्रॉब्लम तो हो चुका ऑलरेडी, लॉस तो हो गया ऑलरेडी, प्रॉब्लम तो आ गया ऑलरेडी, उसके बाद हम कौन सा फेस में है, कौन सा स्टेज में है, हमारा बॉडी क्या रिएक्शन दे रहे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीफ। सो bereavement in the sense the state of loss due to death of loved one. So it means that here what they are telling, what is the quality of the loss, हमारा बॉडी क्या रिएक्शन दिया है, द स्टेट ऑफ लॉस। क्लियर? सो दैट इज द थिंग। सो टाइप्स ऑफ ग्रीफ इन द सेंस नॉर्मल और अनकॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। ये तो नॉर्मल है, नेचुरल रेस्पॉन्स, हम लोग क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में कुछ एक्सपायर हो गया, हम रोता है, हम लोग सैड में होता है, हमारा मूड डिस्टर्ब होता है, हम फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं है। So this is natural response like loss, sadness, crying, sleep disturbance, मतलब भूख नहीं लग रहा है, yes or no? So this here normally patients normal life को return में आ जाएगा, whereas morbid or complicated grief in the sense इधर क्या होगा, prolonged मन से मतलब मेनी डेज प्रॉब्लम मन के अंदर सोच के रख के इनको साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब होगा। इट मे लीड्स टू फर्स्ट सिम्टम इज व्हाट, डिप्रेशन, then they will go for guilty, अरे क्यों मेरे को ऊपर ही प्रॉब्लम है, मैंने क्या किया है, why it is happening for me, why other people are not supporting, why others are happy, I am not happy, वही पूरा सोचता है, that is called guilt, suicidal thoughts and daily activity, either it may be a personal activity, professional activity में disturb करेगा, that is called as complicated or morbidity grief. So next is what, grief experience, क्या क्या symptoms हमको आएगा। first is what, hunting सबको पता है ना, हमारा इमोशनल पेन ज्यादा होगा, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कारण, विदाउट एनी कम्युनिकेशन वी विल क्राई, यस और नो, ऑटोमेटिकली टीयर्स आता है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज डीप इमोशनल पेन, सैडनेस, क्राइंग, फीलिंग एम्प्टी आफ्टर द लॉस। हम सोचना है अरे हमको लाइफ गया, लाइफ तो हो गया, लाइफ चला गया, हमको इसके बाद फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा हाथ में कुछ नहीं है, हमारा लाइफ में कुछ नहीं है, वही सोचता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज हंटिंग। नेक्स्ट मिसिंग, वी विल सर्च फॉर द पर्सन, suppose particular loss is the financial loss, love failure or expired, death expired, na, like we will think about that particular problem, frequently thinking about the person, and we will thinking like why it has happened for me, we will search, we will think the past memories के बारे में हम लोग regain करता है, so that is called as missing।
होल्डिंग द मेमोरीज एंड belongings एंड कीपिंग द फोटो. सबको पता है ना, वही पर्सनल आइटम्स कलेक्ट करके रखता है, फोटो रखता है, वही उनको क्या क्या पसंद है वही कलेक्ट करके रखता है, अरेंज करता है. सो दैट इज कॉल्ड होल्डिंग. एंड बीइंग स्टॉप, फीलिंग लाइफ हैज paused or lost the meaning of our life, डिफिकल्टी इन द कॉन्सेंट्रेशन और डेली एक्टिविटीज काम करने में दिक्कत होता है, दैट इज कॉल्ड एज बीइंग स्टॉप. इसका मीनिंग है रेगुलर लाइफ का एक्टिविटीज सडनली बंद करेगा, सडनली वही स्टॉप करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, डिसीजन नहीं लेगा, सडनली इन लोग डिसीजन लेता है, दैट इज कॉल्ड बीइंग स्टॉप. नेक्स्ट उसका नेक्स्ट फेज क्या होगा, सीकिंग, सर्च फॉर द डिक्रीज. मतलब वही नाम बोल के वही सिचुएशन रिकॉल करके हम लोग उसके ऊपर काम करता है, सर्च करता है. सो दिस आर द सिचुएशंस ऑफ ग्रीफ. ये तो नॉर्मली हमेशा सब लोग मतलब ड्यूरिंग द क्राइसिस और ड्यूरिंग द ग्रीफ में फेस करता है. ये सिचुएशन पूरा सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, क्रॉस नहीं हो रहे ना, इट मे लीड इनटू द प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज ए साइंटिस्ट इन लोग ने क्या बोल रहे हैं, वो एक ग्रीफ फेस करने में एक थियरीज और स्टेजेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज डैबड़ा मॉडल. क्या मॉडल, डैबड़ा मॉडल. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, डिनाइल. हम लोग फर्स्ट एक्सेप्ट करना में दिक्कत करता है, समझ में आ रहा है ना, हम लोग एक्सेप्ट करना में दिक्कत करता है, हम लोग